One of the greatest remaining mysteries in science and philosophy. How does consciousness happen? Consciousness? Consciousness. What consciousness is? Consciousness is one of the fundamental facts of human existence. कॉन्शियसनेस एक ऐसा राज जिसे सदियों से कई महान वैज्ञानिक, मैथमेटिशियंस और फिलोसोफर्स भी समझ नहीं पाए हैं। I don't think we fully understand or even close to understanding exactly what consciousness is. कई सेंचुरीज तक साइंटिस्ट के पास इस सवाल का सिर्फ एक जवाब था कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना बस एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो हमारे दिमाग में हो रही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का बस एक बाय प्रोडक्ट है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस अप्रोच को मटीरियलिज्म या मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू भी कहते हैं। यानी कॉन्शियसनेस एक डीपर और स्पिरिचुअल रियलिटी नहीं बल्कि सिर्फ एक वहम है जो हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रेन हमें दिखा रहा है, लेकिन 20वीं सदी में कुछ बहुत अजीब होता है। मेरा मानना है कि कॉन्शियसनेस ही सबका आधार है। चेतना के बिना क्वांटम मैकेनिक्स को समझा पाना असंभव है। कॉन्शियसनेस बिल्कुल फंडामेंटल है, इसे किसी और चीज के आधार पर नहीं समझा जा सकता। Matter has intrinsic consciousness. यानी क्लियरली जितना आसान हमने कॉन्शियसनेस को समझा था, ये पहेली उससे कई ज्यादा उलझी हुई थी। एक ऐसा राज जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर चैलेंज करता है। The biggest mystery of modern science. – 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने क्लासिकल फिजिक्स की सोच पर एक बड़ा सवाल उठाया। जहां अब तक क्लासिकल फिजिक्स में ये माना जाता था कि मैटर और एनर्जी दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, वहीं आइंस्टाइन की इस फेमस इक्वेशन ने दिखाया कि मास और एनर्जी इंटरचेंजेबल हैं। यानी ये दो अलग सब्सटेंसेस नहीं बल्कि एक ही फिजिकल रियलिटी के दो मैनिफेस्टेशंस हैं। इससे पहली बार फिजिक्स को ये समझ आया कि जिस मैटर को हम रियलिटी की सबसे सॉलिड फाउंडेशन मानते थे वो शायद उतनी भी ठोस नहीं, उतनी भी फंडामेंटल नहीं जितना हम सोच रहे थे। It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. और सिर्फ यही नहीं बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्सपेरिमेंटली दिखाया कि क्वांटम वर्ल्ड के रूल्स हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारी इस फिजिकल दुनिया को बना रहे हैं वो खुद ही क्वांटम लेवल पर एक ऐसा प्रोबेबिलिस्टिक वेव लाइक बिहेवियर शो कर रहे हैं जिसका कोई एक डेफिनेट स्टेट ही नहीं है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया जाता है तो ये एक पार्टिकल लाइक बिहेवियर दिखाते हैं। इस डिस्कवरी ने हमें दिखाया कि रियलिटी के सबसे डीपर लेवल पर कुछ ऐसी फंडामेंटल चीज है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। अब ये बात तो साफ थी कि हमारे इस यूनिवर्स में ऑब्जर्वर को इग्नोर करके रियलिटी को समझा जा ही नहीं सकता। यानी अब क्लासिकल मटेरियलिस्ट व्यू पर कई सारे सवाल उठने लगे थे। अब कई साइंटिस्ट से सवाल पूछने लगे कि क्या सच में कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन का ही एक बाय प्रोडक्ट है? अगर हमारे ब्रेन में हो रहे फिजिकल प्रोसेस ही कॉन्शियसनेस को जन्म देते हैं तो फिर ये एटम्स और न्यूरॉन्स जिनमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं, ये सब एक कॉन्शियस बीइंग को कैसे जन्म देते हैं? तो उसमें कॉन्शियसनेस कैसे आ जाती है? मशहूर कॉग्निटिव साइंटिस्ट डेविड चामर्स पूछते हैं कि हमारे ब्रेन में हो रही ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हमें अपने होने का एहसास कैसे करवा रही हैं? अगर कॉन्शियसनेस सिर्फ फिजिकल मैटर का रिजल्ट है तो हर एक कॉन्शियस बीइंग को ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस कैसे हो रहे हैं जो हर इंसान के लिए बिल्कुल पर्सनल होता है? इसको चामर्स ने हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम दिया है। When it comes to the hard problem of consciousness is subjective experience. What makes it hard is those paradigms that we have in science, and especially in neuroscience and cognitive science for explaining things. There's still the question, why is it subjectively experienced? चामर्स का कहना है कि जब तक हम कॉन्शियसनेस को फिजिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते रहेंगे तब तक हम इंसानी चेतना को, कॉन्शियसनेस को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हम भले ही ह्यूमन ब्रेन को पूरी तरह से मैप आउट क्यों ना कर ले, हर एक न्यूरॉन का फायरिंग पैटर्न भी समझ ले, तब भी ये नहीं समझाया जा सकता कि ये सारे फिजिकल प्रोसेस कॉन्शियसनेस को कैसे जन्म दे रहे हैं। यानी कॉन्शियसनेस को लेकर अब ऐसे कई बड़े सवाल साइंटिफिक कम्युनिटी में उठने लगे। Consciousness is a little more complicated than we thought, especially when we have first-person experiences that tend to contradict some of the assumptions we've made before about metaphysics, the nature of the universe and all that. अब कई साइंटिफिक थ्योरीज भी सामने आने लगी हैं जो कॉन्शियसनेस को एक डीपर रियलिटी की तरह समझने की कोशिश करती हैं। और वहीं दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट करने वाले फिजिसिस्ट फेडरिको फजीन का कहना है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन का कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बल्कि इस रियलिटी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फजीन के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स कॉन्शियसनेस को जन्म नहीं देते बल्कि कॉन्शियसनेस एक डीपर इन्फॉर्मेशनल रियलिटी की तरह एग्जिस्ट करती है और हमारा शरीर और दिमाग तो बस एक हार्डवेयर की तरह उस रियलिटी से कनेक्टेड है। असली कॉन्शियस एक्सपीरियंस उस क्वांटम रियलिटी में है, ना कि बॉडी या ब्रेन में। I'm trying to say that whatever consciousness is, it's not a computation, or it's not a physical process which can be described by computation.
यानी आज सिर्फ फिलोसोफर्स ही नहीं बल्कि फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस और न्यूरोसाइंटिस्ट भी ये ओपनली क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या कॉन्शियसनेस इस रियलिटी की फाउंडेशन है। दिस इज नो लॉन्गर मिस्टिसिज्म, It's an active scientific debate. So we don't feel the ebb and flow of culture or history. It's already changing. Eminent neuroscientists are no longer physicalists. Eminent physicists are no longer physicalists. इतने सेंचुरीज ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी आज ये सवाल पूछ रही है कि बहुत हैरानी वाली बात है। पर इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात ये है कि क्या इतिहास में पहली बार है जब इंसान इस सवाल तक पहुंच पाए हैं। आज से कई हज़ारों साल पहले एक सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो चुकी थी कि वो ना सिर्फ इस सवाल तक पहुंच चुके थे बल्कि इस राज को सुलझा भी चुके थे। अद्वैत ट्रेडिशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है, दृग दृश्य विवेक। दृग मतलब दृष्टा यानी जो देख रहा है, दृश्य मतलब जिसे देखा जा रहा है, और विवेक यानी इन दोनों के अंतर को समझना, कौन देख रहा है और क्या देखा जा रहा है। दृग दृश्य विवेक आपके इस पूरे पर्सपेक्टिव को ही बदल सकता है, क्योंकि हम अक्सर ये मानते हैं कि मैं यानी ये बॉडी, ये माइंड, ये थॉट्स यही ऑब्जर्वर हैं और ये दुनिया, ये सब कुछ एक दृश्य है जिसे हम देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर दृग दृश्य विवेक आपसे पूछता है कि जिस तरह आप इस दुनिया को देख रहे हो इसलिए ये दुनिया एक दृश्य है, तो उसी तरह आप अपने शरीर को भी देख सकते हो, अपने सेंसेस को, थॉट्स को और मन को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, यानी सबको अपने से अलग महसूस कर सकते हो। तो क्या ये सब भी एक दृश्य नहीं? जब आप इस दुनिया को देखते हो तो आपकी आंखें दृष्टा बन जाती है, लेकिन यही आंखें आपके मन के लिए एक दृश्य बन जाती हैं, और फिर यही मन आपके अहम यानी मैं के लिए एक दृश्य बन जाता है। यानी एक लेवल पर जो हमें ऑब्जर्वर दिखता है, दूसरे लेवल पर वो खुद ही ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। इसलिए दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, सवाल ये है ही नहीं, बल्कि सवाल तो ये है कि ये पूरा दृष्टा दृश्य का खेल आखिर है क्या। अद्वैत कहता है कि जिसे हम दृष्टा और दृश्य कहते हैं वो तो असल में एक डुअलिटी है जो हमें रियल लगती ज़रूर है, लेकिन ये अल्टीमेट सच नहीं है। ये सिर्फ एक डिपेंडेंट रियलिटी है, यानी जिस तरह सपना देखते वक्त तो सब कुछ सच लगता है, लेकिन जागने पर ये समझ आता है कि वो सब रियल नहीं था, वो डिपेंडेंट था जब तक उसे देखा जा रहा था। बिल्कुल उसी तरह ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड डुअलिटी भी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि किसी और चीज़ पर निर्भर करती है। और वो क्या है? चेतना यानी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कोई ऑब्जर्वर नहीं है और ना ही ये कोई एंटिटी है जो कहीं बैठकर कुछ देख रही है। इनफैक्ट अद्वैत के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस कुछ करती नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं कि वो कुछ कर रही है वैसे ही हम उसे डुअलिटी में बांध देते हैं, जबकि डुअलिटी तो खुद कॉन्शियसनेस पर ही निर्भर करती है। अद्वैत का गोल कॉन्शियसनेस को पाना नहीं है, बल्कि इस ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दोनों को ही मिटा देना है, क्योंकि जब ये डुअलिटी मिट जाती है, यानी जब ये मैं यानी अहंकार का भ्रम टूट जाता है, तभी हमें वो अल्टीमेट सच यानी नॉन डुअलिटी का एहसास होता है। यानी कॉन्शियसनेस वो प्योर अवेयरनेस है जिसमें दृष्टा दृश्य डुअलिटी भी अपीयर हो रही है। इसको दृष्टा और दृश्य में ढूंढा जा ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों का अंतर मिटने पर ही जो सच बचता है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वो साक्षी है, वो विटनेस है जिसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है, और फिर भी इसमें कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं है। इसलिए इसको अद्वैत वेदांत में कहा गया है साक्षी चैतन्यम, द विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। Everything is appearing within consciousness. यानी जिस तरह समुद्र की लहरें एक दूसरे से अलग नहीं होती, वो सभी अल्टीमेटली समुद्र ही है, बिल्कुल उसी तरह सभी दृष्टा और दृश्य भी एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये डुअलिटी तो बस एक अपीयरेंस है जो हमें सरफेस लेवल पर सच लगती है, लेकिन असली सच्चाई तो वो इंडिपेंडेंट रियलिटी, वो कॉन्शियसनेस है, उस समुद्र की तरह जिसमें सब कुछ दिख रहा है, वो रियलिटी जो हर एक्सपीरियंस में मौजूद है और हर चीज़ की फाउंडेशन है। और इसी वजह से कॉन्शियसनेस ब्रेन या किसी भी फिजिकल प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि यूनिवर्स हो या हमारा ब्रेन, दोनों ही बस एक अपीयरेंस है, यानी इस डुअलिटी का पार्ट है, और हम अपीयरेंस से रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी भले ही इस मटेरियल वर्ल्ड को स्टडी करके हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस को फंडामेंटल ना जानकर इस दुनिया की अंडरलाइंग रियलिटी, उस सच को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि लहरों को समझने के लिए समुद्र के अस्तित्व को ठुकराया जा ही नहीं सकता।